अभी आप इस सत्र के मुख्य वक्ता डॉक्टर माइकल बलूनिक साहब को सुन रहे थे। आपने उनकी प्रस्तुतियां सुनी और देखा कि किस तरह से उन्होंने भारत के लोग का गहन अध्ययन किया है, गहन चिंतन किया है, उनको आत्मसात किया है। कहा भी गया है कि धन्या ही भारतवर्षम, धन्या भारत संस्कृति, भारतीय जना धन्या, धन्य अस्माकं परंपरा। तो जो यहाँ पर आता है स्वागत के लिए, जो छात्राएं इस महाविद्यालय की हैं, कृपया वो मंच पर आ जाएं। एक्टिव ग्रुप में ये बीएड तृतीय सेमेस्टर की छात्राएं रितिका सिंह, प्रीति अग्रहरी, अलीशा पटेल, किरण मौर्य, प्रिया विश्वकर्मा, आप सभी टीम के लोग कृपया मंच पर आए। सत्र अध्यक्ष डॉक्टर केपी त्रिपाठी जी का सम्मान होना है। इससे पूर्व हम चाहेंगे कि आप आज की सभा में अपना आशीर्वाद, अपना अध्यक्षीय वक्तव्य दें। इसके पश्चात हम आपका सम्मान करेंगे। आप पूर्व प्राचार्य रहे हैं एसआरपीजी पीपीजी कॉलेज हनमुना में, हिंदी विभाग में आप रहे हैं। आदरणीय सर का मैं स्वागत करता हूं, सर से निवेदन करता हूं कृपया आज की सभा में अपना आशीर्वचन दें। तब तक हमारी जो छात्राएं हैं स्वागत समिति की, कृपया वो मंच पर आ जाएंगे। सर कृपया। लोकाभिरामं रघुरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणातरङ्गं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आज के स्तुति सत्र के मंच पर आसीन विद्वान साथियों, अंदाज में विराजमान हमारे बौद्धिक पत्रकार माननीय उपाध्याय जी, डॉक्टर गणेश गंभीर जी, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, प्राचार्य बापुपुर इंटर कॉलेज रामगढ़, भाई श्याम मोहन जी उपाध्याय जी और परम आत्मीय लल्लू तिवारी जी, इनके अतिरिक्त भी परिगणन में अनेक विद्वान साथी उपस्थित हैं। आत्ममंथन करके ऋषियों मुनियों ने प्राप्त किया था, इसलिए ज्ञानी सब तो नहीं हो सकते। जो परमात्मा को साक्षात्कार कर लेता है, साक्षात्कार करता है, आत्मा परमात्मा का जो एक सम्मोहन स्वरूप है, उसको जो प्राप्त कर लेता है वो सचमुच ज्ञानी है। और ज्ञानी की श्रेणी में जो पर्वतों पर, पहाड़ों पर, कंदराओं में रह करके तपस्या किए हैं, वे ज्ञानी थे। शिक्षा से उसका कोई नाता नहीं था कि डिग्री धारक थे। मस कागज छो नहीं कलम गही दिनकर, राम गणेश तिवारी, सोहन लाल द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, माखन लाल चतुर्वेदी तरंगिणी लिख के अपनी कलम माज रही थी। उनके नोक से वो तोप नहीं चलती थी, उनके कलम से जो कहार होता था। आज जो चौथा स्तंभ है व्यवस्था का, न्यायपालिका, कार्यपालिका पर नकेल डाले बैठा है। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज चतुर्थ स्तंभ न होता तो सब अराजक हो जाते। हमारी प्रासंगिकता पता नहीं कहाँ लुप्त हो जाती। प्रासंगिकता क्या है? जो प्रसंग को कालजयी साहित्यकार गोस्वामी तुलसीदास, उन्होंने रामचरितमानस लिख करके दिया। यवनों का राज्य था। यवनों के राज्य में जब एक बैठे कवि, संत बैठे, भक्त बैठे और उन्होंने महाकाव्य लिखा। महाकाव्य लिखना इतना आसान नहीं होता। चंद्र राय ने लिखा वीर गाथा का। उसमें आज क्या हो रहा है देखिए। आज आपको प्रासंगिकता की ओर में ले चल रहा हूँ।
स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, लेकिन मन बढ़ रहा है आपको देख के सुन रहे हैं। आज दहेज के लिए क्या हो रहा है? क्या संस्कृत काल में, आज काल में, मध्य काल में, मध्य भारतीय आर्य भाषा के काल में क्या नौजुतियाँ के साथ, नौजुतियों के साथ, बच्चियों के साथ अपहरण अत्याचार हो रहे थे? नहीं। आज क्यों हुआ? अब हम कह रहे हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं कहाँ? डिग्री लेने के लिए। हम आगे बढ़ रहे हैं धन कमाने के लिए, प्रोफेसर बन जाए। उसमें मातृभाषा के प्रचारक विमल BA पास, सौम्यशील निधान बाबू श्याम सुंदर दास BA पास करने से बीच किया हथवा कर कंगनवा भैया वो BA भैले हैं। उसमें BA की महत्ता थी, माँ के कंगन गिर जाते थे। ऐसे प्रोफेसर मेरे मित्र हैं जो मिर्जापुर अब्दुल बिस्मिल्लाह का नाम बताऊं, जो जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रह के रिटायर हुए हैं। मेरे साथ इंटरमीडिएट तक किसी बापू ग्रोथ इंटर कॉलेज पढ़े हैं। BA मेरे साथ मिर्जापुर किए थे। MA उन्होंने इलाहाबाद से किया, मैं बनारस से किया। रास्ता बदल गया। 6 महीने हम लोग एक साथ अध्यापन भी कार्य किया। मैं उन पर रिसर्च कराया। झीनी झीनी चदर बीनी बीनी उन्होंने लिखा। यहाँ मुस्लिम इंटर कॉलेज में लेक्चरर भी थे। मैं भी लखनऊ में लेक्चरर हो गया था, MKSD इंटरमीडिएट कॉलेज में। मुझे लालच थी, क्या बताए, डिग्री कॉलेज मिल जाता, प्रोफेसर हो जाते। मेरी अभिलाषा थी कि चना चुबैना गंगदल जो कुरुए करतार, काशी कभी न छोड़िए बाबा विश्वनाथ। दशाश्वमेध घाट में जब पानी पीने जाता था तो सोचता था कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में माली की डिग्री मिल जाती, माली हो जाता तो मेरा जीवन सार्थक हो जाता। मैं यहाँ बगीचा लगाता, फूल लगाता। प्रासंगिकता, हम ये देखते हैं कि किस, अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इतिहास में कुछ झूठा होता है। धन्यवाद। अब हम अपनी बारी को यहीं पर विश्राम देंगे। भोजनावकाश का समय है। दिन नष्टम कुहार्जा जल नष्टम भोजनम। अगर भोजन कार्य से नहीं मिला समय से तो वो दिन बेकार चला जाएगा। तो मित्रों, मैं अपने आशीर्वचन के माध्यम से साधुवाद देता हूँ, सबको नमस्कार निवेदित करता हूँ। और माननीय भुवनेश्वर द्विवेदी जी और डॉक्टर राकेश जी और हमारे रविभूषण जी और हमारे जो है अनेक यहाँ के तमाम अध्यापक मेरे प्रोफेसर, मेरे मित्र जैसे हैं। मान्य अध्यापिकाएँ भी मुझे सहज रूप से जानती हैं। मैं स्वागत जो है उनका जो है धन्यवाद आर्य करता हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बारी को विराम देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ श्याम मोहन उपाध्याय जी को, जो हमको सब जगह ले आते हैं, ले जाते हैं। और हो गया, अब जिंदगी हाँफ रही है, कांप रही है, जीवन से मरण की राह नाप रही है, यही तो प्रासंगिकता। और इन्हीं शब्दों के साथ हम एक कहते हैं कि जो वही साहित्य, वही विषय प्रासंगिक है जो युग सत्य को खोजता है। वही साहित्य प्रासंगिक है, वही विषय प्रासंगिक है जो युग सत्य को खोजता है और सौंदर्य के प्रतिमानों को स्थापित करता है। अगर सौंदर्य नहीं रहेगा तो हम विषय की जो लालसा है वो अधूरी रह जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद सर। और आपका सम्मान होना है, कृपया मंच मध्य में आए। सम्मान के लिए हमारे बीच में दिल्ली से डॉक्टर पंकज यादव जी हैं, इस महाविद्यालय की स्टाफ सुप्रिया श्रीवास्तव जी हैं, सुश्री पूनम सिंह जी हैं। जरूरत होती है, एक बार आप लोग सर के सम्मान में जोरदार तालियां हो जाएं। मैं यहाँ पे जो हमारे समस्त सम्मान पत्र हो रहा है उसका वाचन करने जा रही हूँ। हमें यह प्रमाणित करने में बहुत खुशी हो रही है कि डॉक्टर कमला प्रसाद त्रिपाठी, शेष रघुनाथ प्रसाद PG कॉलेज हिंदी साहित्य शोध की मनस्वी साधक है। आपका साहित्यिक योगदान हमारी मातृभाषा है।
जो हमें आज तक अलग ही रही है। आप मिर्ज़ापुर की उर्वर भूमि में पोषित से पूर्णतः परिचित हैं। आपने अपने कर्मठ व्यक्तित्व एवं साहित्यिक सृजन से हमें गौरवान्वित किया है। आज दिनांक 31 दिसंबर 2022 दिन शनिवार के शुभ अवसर पर हम आपको मिर्ज़ापुर जिले का हिंदी साहित्य अब शांत हो गया, ठीक है, या बरसात या होली का मौसम, ठीक है। तो हर मौसम में दूसरी चीज़ें और हर समय में दिन में दूसरी चीज़ें हैं। तो वो एक लाइक खाने के समय वाला गाना है। श्री जनहार प्रभु तुम्हारी आशीष हम पढ़ो हे श्री जनहार प्रभु तुम्हारी आशीष हम पढ़ो हे अन्नदाता जीवन दाता हो, हे अन्नदाता हो जीवन दाता हो, हे अन्नदाता हो जीवन दाता। धन्यवाद देते तुझे, धन्यवाद देते तुझे, धन्यवाद देते तुझे, धन्यवाद देते तुझे। परम सभा परमपिता परमेश्वर की जय, भारत माता की जय। बहुत शुक्रिया। और अब भोजनावकाश का समय हो गया है। अंशिका एक शायद बैठे हुए हैं, और क्योंकि आज साल का आखिरी महीना और आखिरी दिन है, तो इस अवसर पर आप सभी के लिए लाइनें हैं, तो जरा गौर से फुर्सत से गौर फरमाइएगा हमारी लाइनों पर। अर्ज किया है आप सभी ब्यूटीफुल ऑडियंस के लिए कि थोड़ी सी आपकी यादों की ख्वाहिशें बाकी हैं, कुछ दिलों की गुजारिशें बाकी हैं, कुछ शाम की सुबह बाकी है। और जरा ठहरिए जनाब, क्योंकि इस साल की अभी आखिरी शाम बाकी है। एक बार जोरदार ताली बजानी चाहिए। थैंक यू। डॉक्टर राकेश कुमार जी प्राचार्य हैं विद्यालय के मंच पर नहीं फिलहाल। और जो बच्चे इधर उधर टहल रहे हैं अपना स्थान ग्रहण कर लें जल्दी से जल्दी। अग्रज डॉक्टर भुवनेश्वर त्रिवेदी जी से आग्रह है कृपया वो वक्ता के रूप में समय से जुड़े श्री राजीव ओझा जी का माल्यार्पण करते और हम दोस्त लगाकर उनका अभिनंदन करें। देखिए ये सबका बड़ा बड़प्पन है कि उन्होंने इस कार्यक्रम के सूत्रधार जिन्होंने लंबे समय से मेहनत किया और अतिथियों के स्वागत के उपरांत सत्र गतिशील हो, इसके लिए हम डॉक्टर श्वेता तिवारी रोशनी जी को आमंत्रित करते हैं, जो इस समय काशी विश्वविद्यालय में शोध छात्रा है। अंतिम दिन भी है और हमारे जो भुवनेश्वर सर हैं उन्होंने आज एक तरह से वक्तव्य सुनने को लाभान्वित किया और इससे हम सभी लाभान्वित होंगे। है कि झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदास सिसकते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया। इसी के साथ वर्ष के बीतने से होता है, हम चाहेंगे कि हम पुनः अगले वर्ष में अधिक ऊर्जावान हों और अपने विद्वत जन का
जो इनकी वक्तव्य इनका है उससे हम लाभान्वित हों। इसी क्रम में समय अभाव के कारण इस कड़ी में हम आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम बुलाना चाहूँगी श्री श्याम मोहन उपाध्याय जी को, जो कि पत्रकार हैं लालगंज से। श्री श्याम मनोहर उपाध्याय जी आइए और अपने वक्तव्य से हमें लाभान्वित करें। कार्यक्रम के इस अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार की गोष्ठी के आयोजक मंडल को बधाई और साथ साथ विचारों की दुनिया में वैचारिक शैक्षणिक परिवेश निर्माण करने वाले डॉक्टर भुवनेश्वर दुबे जी को बधाई। इन्होंने जिले के वक्ताओं विद्वानों को एक मंच पर लाकर शिक्षा के प्रति जागरूक और विभिन्न सोपानों के बारे में जानकारी मंचासीन आज की कार्यक्रम की अतिथि और हमारे केबी कॉलेज में रहे इतिहास विभाग के डॉक्टर धर्मजीत सिंह, जिन्होंने इतिहास की बहुत अच्छी जानकारी, आज के मुख्य वक्ता और हमारे पत्रकार भाई बड़े भाई राजीव ओझा जी के साथ सामने बैठे हुए हैं, जिन्होंने विभिन्न विद्वान या कहा जाए कि मनीषी डॉक्टर केपी त्रिपाठी जी, जो हमारे मिर्जापुर जिला और मध्य प्रदेश दोनों में तमाम लोगों को पीएचडी कराने वाले, और इस अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी के तमाम विद्वान डॉक्टर गणेश गंभीर जी और कवि हमारे त्रिपाठी जी के साथ इसका विद्यालय के आयोजक मंडल को। लेकिन आज हम जिन विषय पर चर्चा करना चाहते हैं बड़ा ही प्रासंगिक विषय है, बहुत अद्भुत विषय है कि आज प्रसंग क्या है। हम बोलना चाहेंगे कि राजनीति की क्या प्रासंगिकता है समाज में, शिक्षा में क्या उसकी वैल्यू है, क्यों जरूरी है शिक्षा में। अगर बीमारी के लिए दवा की जरूरत है तो शिक्षा में राजनीति की भी जरूरत है। हम कैसे जानते हैं, अभी चर्चा इतनी लंबी चली, विभिन्न विषयों पर चर्चा हुआ, इतिहास पर चर्चा हुआ, संस्कृत पर चर्चा हुआ, सभी विषयों पर चर्चा किए गए। विद्वानों ने रखा साहित्य पर चर्चा हुई, मनुष्य निर्माण करती है। शिक्षा क्या बनाती रही, हम विषयों पर। सबसे बड़ी बात है कि हम विषय पर देखें क्या उपयोगिता है हमारे जीवन में, क्यों प्रासंगिक है, क्या राजनीति की प्रासंगिकता नहीं है। पूरे वैश्वीकरण में देखें, पूरे ग्रामीण परिवेश में देखें, पूरे शिक्षा व्यवस्था में देखें, राजनीति का विभिन्न सोपान विभिन्न परिस्थितियां निर्माण करती है। और शिक्षा राजनीति सबसे बड़ी पहलू तब निर्माण करती है जब हमारी शैक्षणिक संस्थाएं एक नई दिशा देने की काम करती है। आज देश किन परिस्थितियों में जकड़ता जा रहा है, जाति धर्म क्षेत्र भाषावाद, तमाम वैचारिक आंदोलनों में एक नौजवान हमारी गिरफ्त में है। जरूरत, भुवनेश्वर जी ने बहुत अच्छा काम किया। जरूरत इस बात की है कि उनको निकाल कर बाहर एक दिशा दिया जाए, नया प्रकाश दिया जाए। हम कहाँ प्रकाशित कर रहे हैं, हम एजेंडा भी हमारी नई शिक्षा नीति जरूर आई, हम एजेंडा तय कर दिया कि नई शिक्षा नीति से हम देश के युवाओं को अभिसिंचित करेंगे, लेकिन नई रोशनी बिखेरेंगे। क्या हम नई रोशनी के लिए काम कर रहे हैं? क्या हमारा वह कार्यशाला तैयार हुआ? क्या हम उस कार्यशाला के माध्यम से ऐसे शिक्षकों को तैयार कर रहे हैं जो हमारी नई पौध तैयार करें, जो इन खाइयों को पाटें? क्या ये दवा हमने निर्मित किया या नहीं निर्मित किया? तो ये सवाल हमारे पास है, ये बौद्धिक चिंतकों के पास है, मनीषियों के पास है कि हमने दवा क्यों नहीं इजाद किया। आज हम कहाँ खड़े हैं? आज भी हम वही यात्रा देखिए, हमारे देखने के तरीके क्या है। हम किसी को जात से देखते हैं, किसी को धर्म से देखते हैं, किसी को भाषा देखते हैं, रूप रंग से देखते हैं। अभी एक हमारे वक्ता थे, चीफ गेस्ट थे, उन्होंने क्या कहा कि हमारी अंग्रेजी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। संक्षिप्त रूप में चुनौतियों की भी चर्चा की और जिस पत्रकारिता के पेशे से मैं जुड़ा हूं उसकी
बेईमानी और गैर जिम्मेदारी की भी चर्चा की। आने वाले वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और कामना करता हूँ कि आने वाला कल जो आज नैराश्य है समाज में, उससे उभरे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने समाज की अराजकता पर प्रश्न खड़ा किया। विलंब न करते हुए मैं मिर्ज़ापुर से आए इतिहास विभाग के प्रोफेसर, वहाँ के प्राचार्य बाबू उपरोध इंटर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर धर्मजीत सिंह को आमंत्रित करती हूँ। सर आए और अपना वक्तव्य दें। डॉक्टर धर्मजीत सिंह। संगोष्ठी के इस सत्र की अध्यक्षता कर रही आदरणीय मैडम किरण शर्मा जी, हम सब के अभिभावक गुरुजन डॉक्टर केपी त्रिपाठी, लीबिया से आए हुए प्रोफेसर अनिल जी, गणेश गंभीर जी, लल्लू तिवारी जी, मंच पे आसीन ओझा जी, भाई श्यामोहन जी और जितने यहाँ उपस्थित पंडाल में हैं, सबका मैं स्वागत करता हूँ। मैं सोचा कुछ बच्चों के लिए बोला जाए। विद्वज्जन तो बहुत बोल देते हैं, बहुत सुन लेते हैं। मैं अगर बोल रहा हूँ तो आप मेरी भाषा और मेरे वक्तव्य को अपने से काट दीजिएगा। सिर्फ स्टूडेंट से मेरी वार्ता होगी। मैं बोलने नहीं आया हूँ, तो बात करने के लिए आया हूँ। विषय है कि शिक्षा में विभिन्न विषयों की प्रासंगिकता। तो टॉपिक अपने में ही कंप्लीट है। एक सर्कल अच्छा प्रिंसिपल साहब करके ब्लैक बोर्ड लगवा देते और उस पर एक डायग्राम बना दिया जाता कि एजुकेशन, शिक्षा। आप त्रिपाठी जी ने बताया कि हम एक ऐसे चीज़ की कल्पना कर रहे हैं जिसमें सब कुछ समाहित है, सब चीज़ें हैं। किसकी शिक्षा? कौन सी शिक्षा? इतिहास की शिक्षा, राजनीति की शिक्षा, मनोविज्ञान की शिक्षा, अर्थशास्त्र की शिक्षा, दर्शन शास्त्र की शिक्षा, नीति शास्त्र की शिक्षा, जीव विज्ञान की शिक्षा, भूगोल की शिक्षा, पर्यावरण की शिक्षा। सब कहाँ नदियाँ गिर रही हैं? सागर में गिर रही हैं। तो निश्चित रूप से अगर हम बच्चों से बात करें, आप लोग माफ़ करिएगा, आप लोग केवल सुन लीजिएगा, जो गलती होगी माफ़ करिएगा। हम यहाँ पे बीएड और बीटीसी के बच्चे नहीं हैं क्या? नहीं हैं। तभी मैं सबसे बात कर ले रहा हूँ। बच्चे टीचर बनेंगे, मैं उन्हीं बच्चों से पूछता हूँ कि इतिहास क्यों पढ़ा जाए, क्यों पढ़ाया जाए? रॉकेट साइंस चल रहा है, आसमान में प्लेन उड़ रहे हैं, मोबाइल से अमेरिका बात हो रही है। इतिहास पढ़ के बाबर की कब्र कहाँ है, अशोक कहाँ कितने घोड़े पाले था, क्यों पढ़ें इसको? पढ़ना जरूरी है? हम मानते हैं पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पढ़ना जरूरी है। अगर हम इतिहास से क्या सीखते हैं, हमें सीखने के लिए क्या मिलता है, मैं आपको छोटे छोटे कई दृष्टांत बता करके अपनी बात समाप्त करूंगा। अभी ढेर सारे लोग, त्रिपाठी सर माफ़ करिएगा, आपसे भी जब कभी वार्ता होती है तो कहते हैं हमारे हिंदुस्तान में वुमेन एजुकेशन की महिला मैडम किरण शर्मा जी, और हम नहीं जानते आपका विषय क्या है। वुमेन्स एजुकेशन की व्यवस्था कितनी थी, कोई बता सकता है? हिंदुस्तान में ब्रिटिश एम्परर्स के पहले कितनी महिलाएं थी जो शिक्षित थी? उनको अंगुली पर गिन सकते हैं आप। किसी प्रिंसेस के लिए स्कूल नहीं थे, मकतब और मदरसे थे। राजाओं की लड़कियों को घर में शिक्षित किया जाता था, आम महिलाओं के शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? इतिहास पढ़ेंगे तो मिलती है। मैं नेता कुर्ता पहन के चलाया, मन से कहा महिलाएं तो हेलीकॉप्टर उड़ा रही हैं। जरा महिलाओं का अतीत तो उठा के देखो कि महिलाएं कहाँ थी, किस व्यवस्था ने महिलाओं को हेलीकॉप्टर के लायक बनाया है। अगर हम उसी पुरानी चीज़ों पे लोपा, मुद्रा, विस्वारा, अपाला, घोषा, गार्गी 5 नाम रटने से हमारे हिंदुस्तान की महिलाएं शिक्षित नहीं हो जाती। हमें माँ को शिक्षित करने की ज़रूरत है। और ये जानकारी हमको मिलती है इतिहास के अध्ययन से कि हमने निश्चित रूप से
एक समाज के एक आधे वर्ग को हाशिए पर रख दिया था। हमने कभी उनको पढ़ाने और कभी अधिकारों के प्रति उनको जागृत करने का काम नहीं किया था। कई ऐसे हमारे धर्म ग्रंथ भी आ जाते हैं जहाँ पर चौपाइयों का उल्लेख तो मैं नहीं करना चाहूँगा। हर घर में रामचरितमानस होती है, पढ़ते भी लोग हैं। तो वुमेन्स एजुकेशन में मैं एग्जाम्पल आपको दे दिया। मैं इतिहास पढ़ाता था, बच्चों को बताता था कि पूरे भारत में महिला स्कूल बता दीजिए। 7वीं सदी भारत का जब डाउनफॉल हुआ, हर्ष की सत्ता समाप्त होती है, उससे छोटे छोटे राज्य विकसित होते हैं। उन राज्यों के बाद भारत में कोई महिला शिक्षण का केंद्र किसी को मालूम है? कोई जानता है? गूगल कर लीजिएगा, जानकारी आपको मिल जाएगी। गूगल अगर जानकारी दे देता ना कि यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर की नियुक्ति का कोई प्राविधान न होता और कोई ज़रूरत भी न होती। एक मैंने वुमेन्स एजुकेशन बताया। यहाँ पे कुछ लड़कियाँ बैठी हैं, आप जो लिपस्टिक लगाती हो, जो काजल लगाती हो, जो चूड़ी पहनती हो, ये आज की देन है कि पहले की देन है? इतिहास के टीचर कहाँ हैं? कब की देन है? कोई नहीं बताएगा कब की है। आज की है ना। ये लिपस्टिक और कांच की चूड़ी और एक काजल सब आज की देन है। मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न युग की बात है ना। आप एकदम सरासर गलत हैं। काली बंगन की खुदाई में हमें किसके साक्ष्य मिले हैं? कांच की चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं, हमें लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं, हमें काजल के साक्ष्य मिले हैं। तो हमारा जो आज है ना, वो हमारा 5000 साल पहले भी था। ये जानकारी हमको कहाँ से मिल रही है? इतिहास से मिल रही है। तो शिक्षा में इतिहास की प्रासंगिकता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? है ना। देखिए, और चलिए एक चीज़ और आपसे शेयर कर लेते हैं। एग्रीकल्चर कहते हैं कि राजा विक्रमादित्य थे। ये गांव का नाम सोनबरसा है, यहाँ सोने की वर्षा होती है। मैं आपको बता रहा हूँ, बंगाल का अकाल, जहाँ पर इतने ढेर सारे लोग मरे होंगे। जो इतिहास के टीचर, मैंने देखा इतिहास का टाइम टेबल बना है, इतिहास के टीचर पढ़ाते हैं कि नहीं मैं नहीं जानता। बंगाल में किस लिए लोग मरते थे? खाना खाए बिना, अन्न के बिना मरते थे। इसका मतलब भारत में प्रभुत मात्रा में खाद्यान्न उत्पन्न नहीं होता था। तो इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिल रही है? हम गरीब भी थे, पॉवर्टी भी थी हमारे यहाँ। लोग कहते हैं कि राजाओं महाराजाओं के पास इतनी संपन्नता थी। आप लेमैन, एक आम आदमी की जिंदगी क्या थी, क्या कभी आपने सोचा? इस चीज़ को जानने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? अतीत में जाना पड़ेगा। और अतीत में जब हम जाते हैं तो जरूरी है कि हमें इतिहास का अध्ययन करना पड़ता है। अभी उपेंद्र चले गए कहीं पे, उन्होंने कुछ बात अच्छी बताई, मुझे अच्छा लगा। डॉक्टर साहब त्रिपाठी जी की बात अच्छी लगी। प्रेमचंद का उपन्यास शायद मेरे बच्चों के एंटीना से ऊपर निकल गया होगा। कई लोग हमसे बात करते हैं कि प्रेमचंद अपने हर पात्र में घीसू, माधव, गोबर एक टाइटल नाम क्यों रखते हैं? प्रेमचंद दलितों के जो थे समर्थक नहीं थे, विरोधी थे। प्रेमचंद दलितों के सबसे बड़े समर्थक थे। आज भी गांव में अगर राम कुमार त्रिपाठी आपका नाम है और गांव का बगल का हरिजन अपने बेटे का नाम कुमार त्रिपाठी रख दिया या राजेंद्र प्रताप सिंह रख दिया, तो पंडित जी या बाबू साहब दो जूता मारते थे कि अरे हमारे बेटे का नाम राजेंद्र सिंह, तो अपने बेटे का नाम रख लिए। नाम रखने की भी आज़ादी नहीं थी। प्रेमचंद ने उसका चित्रण किया है। सोच आपकी गंदी है जो प्रेमचंद को आप जातिवादी कहते हैं। कफन उपन्यास पढ़ने पर वो दुर्भिक्ष आप भांप सकते हैं कि वह व्यक्ति जो डेड बॉडी पड़ी है और जो इमदाद के पैसे हैं उस पैसे से पूरी खा रहा है। पेट की आग अगर आज जल जाती है तो फिर सारी सामाजिकता और सारे संबंध ताक पर रख दिए जाते हैं। ये चीज़ें हम कहाँ से सीखते हैं? इतिहास से सीखते हैं। इसलिए शिक्षा में इतिहास की उपयोगिता अत्यंत आवश्यक है। 2-3 चीज़ें छोटी छोटी और बता के ख़त्म कर रहा हूँ, आपको ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। मैंने एग्रीकल्चर भी बता दिया आपको और कल्चर भी बता दिया आपको। हमारे यहाँ साहित्य काफ़ी समृद्ध था, अभी सर ने भी बताया है। मैं अक्सर कोई बुजुर्ग मिल जाता है, कहीं गांव में जाता हूं तो मैं ट्रांसफ़र जो चीज़ें हुई हैं, मैंने बहुत पहले एक बुजुर्ग से पूछा कि ये मिर्ज़ापुर की कजली जो है आप कहाँ से सीखी? बुढ़िया पढ़ी लिखी नहीं थी, लगभग 80 के ऊपर की उम्र थी। उसने कहा कि मैंने अपनी सास से सीखा। कहीं किताब है कजली की क्या कोई? किसी ने कुछ नहीं ना। अभी पंडित जी ने कुछ लाइनें भी बताई थी, तो मैंने पूछा कि आपकी सास ने किससे सीखा होगा? कहा मेरी सास ने अपनी सास से सीखा होगा। अगर हम 100 का ट्रांसफर करें
तो 300 पुराना कल्चर सिविलाइजेशन हमारे पास आता है कि नहीं आता है। तो मैं इन्हीं चीज़ों को आपको बताना चाहता था कि निश्चित रूप से इतिहास की प्रासंगिकता है। हम अशोक को ग्रेट कह देते हैं, लेकिन ये बात नहीं बताते कि वही अशोक जो अपने 100 भाइयों की हत्या करता है, वही अशोक कलिंगा के युद्ध में जो लाखों लोगों को मारता है, फिर उसने देखा कि अभी गणेश गंभीर जी बोल रहे थे, मैं आया और सुना कि निश्चित रूप से मनुष्य नहीं बल्कि मनुष्यता भी होनी चाहिए। तो मनुष्यता अशोक के अंदर कब आई है? मनुष्यता अशोक के अंदर कलिंग बार के कलिंग बैटल के बाद आई है और उसने धर्म स्वीकार कर लिया। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, हो सकता है कि आप लोग इसमें से कोई जाकर के गूगल करेंगे, गलत ज्ञान मत लीजिएगा। कलिंग बैटल के बाद अशोक ने कभी तलवार नहीं उठाया और पूरी तरीके से बौद्ध बन गया। ये सबक कहाँ से मिला उसको? हिंसा, प्रतिरोध, संघर्ष कभी मानव जाति में एक कहा जाए शांति स्थापित करेगा तो शांति स्थापित नहीं कर सकता। तो मैं संक्षिप्त में आपसे बात कर रहा हूँ और अब अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा। इसलिए विभिन्न पहलुओं को जानने के लिए अतीत में ऐसा हुआ, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। रात का अंधेरा है, कॉलेज में एंट्री करते समय कॉलेज की सीढ़ी से आप टकराए और गिर गए। दोबारा क्या गिरेंगे आप? क्यों नहीं गिरेंगे? एक बार आपने सीख लिया। सीख कहाँ से ले रहे हैं? आज के 4 महीने खाई हुई ठोकर से ले रहे हैं। वो ठोकर खाया और आपने सीखा। हमारे अतीत में जो घटनाएं घटी, जिन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया, हम आपस में स्ट्रगल करते रहे, कई साल कितने लोगों के गुलाम रहे, ये चीज़ें हम कहाँ सीखते हैं? इतिहास से सीखते हैं। इसलिए शिक्षा में इतिहास की प्रासंगिकता आवश्यक है। और हर व्यक्ति को मैं कहूँगा, विषय के रूप में नहीं बल्कि आप ज्ञान के रूप में आप इतिहास जरूर पढ़ें। कोई भी इतिहास पढ़ना चाहे पढ़ लें। आज की शिक्षा जो है वो सूचनात्मक है, सूचना देती है, लेकिन शिक्षा का वास्तविक अर्थ जो है वो ज्ञानात्मक होना चाहिए। ज्ञानात्मक अभी मैं कह दूँ कि बरसात हो रही है, हो सकता है मुझसे डरते हो तो मान लें कि बरसात हो रही है, लेकिन जब ज्ञान आ जाएगा तो आप मेरी बात को आंख बंद करके स्वीकार नहीं करेंगे। कभी मैं आप अगर कहेंगे तो मैं यूरोपीय रेनेसां पे आपको सुनाऊंगा। आपके टीचर होंगे तो कहेगा हमसे बात करेंगे। मैं हिंदुस्तान में डार्क एजेस जो पढ़ाते हैं, अंधकार का युग, वो 19th सेंचुरी बताया जाता है। और यूरोप में जो डार्क युग है, यूरोप में जो अंधकार का युग है, वो 14वीं और 13वीं शताब्दी होता है। उस डार्कनेस से किस तरीके से लोग निकले हैं और क्या क्या अंधविश्वास थे, ये चीज़ें हम कहाँ सीखते हैं? इतिहास से सीखते हैं। इसकी महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा प्रासंगिकता है कि हम अपने अतीत से सीखें और वर्तमान को संवारें। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने प्राचीन इतिहास से लेकर आधुनिक इतिहास पर दृष्टिपात किया। आपने बताया कि किस तरह समाज की आधी आबादी के अस्तित्व को हमने नकार रखा और छिपा करके रखा। आपने दलित और स्त्री जिनमें प्रमुख थे, और एक कहा गया है कि पढ़िए गीता बनिए सीता, किसी मूर्ख की बन परिणीता निज घर बार बसाइए। ये उस समय की सामाजिक स्थिति भी थी, या व्यंग जो भी कह लीजिए। और सर ने बताया कि शिक्षा का वास्तविक जो अर्थ होता है वह ज्ञानात्मक होना चाहिए, क्योंकि यह तभी सफल होगी जब हम वास्तव में मानवीय मूल्यों को स्वीकार कर सकें। और इसी कड़ी में हम काशी नरेश पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज प्रयागराज से आए प्रोफेसर किरण शर्मा को आमंत्रित करती हूँ, जो कि इस सत्र की सत्राध्यक्ष हैं। प्रोफेसर किरण शर्मा, प्रयागराज। और उन्होंने शिक्षा में राजनीति पर हमारा आपका ध्यान आकर्षित कराया। राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर जितनी बात की जाए वो कम है, खास तौर से शिक्षा के विषय में के विकास का मापदंड किया जाता है। आज हमारे देश की अगर पिछड़ों में गिनती होती है तो इसके कारण हम हैं, और हमें ज़रूरत है शिक्षा की महत्ता को जानने की। तो संस्कृत में कहा है, माता शत्रु पिता वैरी
एन बालोना पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। तो में और है, और शायद ये स्वाभाविक रूप से हम आप सब इस बात का अनुभव कर रहे हैं कि शिक्षा पर राजनीति कोई ध्यान नहीं देती, और चाहे वो भाषाई हो या अभी एनईपी अभी लागू का उद्घोष था मेरे विचार में कि जो पुनर्जागरण हुआ वो स्त्रियों के लिए ही हुआ, क्योंकि जितनी भी कुप्रथाएं थी उन पर अंकुश लगाया गया। अब ये तो रही आज के वक्तव्यों की बात, और अब मैं अपनी बात करना चाहूँगी। मैं हिंदी विषय से हूँ, तो मैं 2 पंक्तियाँ कहना चाहूँगी कि आज एनईपी में मातृभाषा के शिक्षण पर जोर दिया जा रहा है, तो सचमुच दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो मातृभाषाएं हैं वो हमारा सामाजिक यथार्थ हैं, और जो व्यक्ति को सामाजिक संदर्भों से जोड़ती हैं और व्यक्ति को की सामाजिक अस्मिता का निर्माण करती हैं। साहित्य की प्रासंगिकता अपने आप में सिद्ध है, इसे हम आप सुबह से सुनते आ रहे हैं, क्योंकि साहित्य जो है वो भाषा का आश्रयदाता होता है। किसी भाषा का साहित्य न हो यह संभव है, लेकिन किसी साहित्य की भाषा न हो यह असंभव है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी विभाग काशी नरेश राजकीय स्वतंत्र शाही सृजन मनन अध्ययन लोगों को जीवन जीने की कला एवं ऊर्जा प्रदान करता है। महाविद्यालय परिषद उत्साहित रूप से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए आपको हिंदी साहित्य की विदुषी महिला स्वीकार करता है। थैंक यू सो मच। देखिएगा मैम, इधर देखिए। अभी आप आज के स्तुति सत्र को देखिएगा, देख रहे थे, महसूस कर रहे थे। मैम का सभी लोग तालियां बजाकर स्वागत करेंगे। विद्यालय परिवार और सेमिनार की आयोजन समिति के द्वारा किया जा रहा है। आप हिंदी विभाग में हैं, KNPG डिग्री कॉलेज ज्ञानपुर में एक लंबी सेवा आपने की है, हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। आपकी अभी आपने बहुत ही विनम्रता से वक्तव्य के अंतिम सत्र से जुड़ेंगे, जिसमें अध्यक्ष के रूप में हमारे बीच में जहाँ जहाँ हिंदी बोली, समझी, सुनी, पढ़ी बरती जाती है, वहाँ वहाँ जो अपने गीतों, अपने गज़लों के माध्यम से जाने जाते हैं, आदरणीय गिरीश मंत्री पधार चुकी हैं, और उनके साथ साथ श्री शिरीष उमंग अभिनंदन कर रहे हैं। डॉक्टर भुवनेश्वर ज्योति से अनुरोध है कि इस सत्र के मुख्य वक्ता डॉक्टर पंकज यादव जी को माल्यार्पित कर अंगवस्त्र प्रदान कर उनका स्वागत करें। डॉक्टर भुवनेश्वर ज्योति देखिए सर। डॉक्टर और सुश्री पूनम सिंह जी से अनुरोध है, कृपया मंच पर मातृशक्ति डॉक्टर ममता उनको अंगवस्त्र प्रदान कर। मेरे पास जो अनुसूचित नाम है वो डॉक्टर सुप्रिया श्रीवास्तव जी का है, कृपया वो आए और इस मंच को संभाले। इस सत्र को कार्यक्रम होना है, इसलिए सब लोग बने इकट्ठे से परिचित हो पाए। शिरीष उमंग जी की कविताओं से से मैं भी सुना दूंगा। श्री सूत्रधार के रूप में डॉक्टर सुप्रिया श्रीवास्तव जी कृपया आए और संचालन करें। आज वो घड़ी आई है, तो निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि वह सम्मान हो। तो हमारे प्रोफेसर अनिल प्रसाद सर आएंगे और राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी सर आएंगे, और साथ में ही जो हमारे शिक्षक हैं वो भी आ सकते हैं, और यहाँ उपस्थित जो भी लोग हैं हम सम्मान करेंगे सर का। उर्वर भूमि सर देखिए, सर ये देखिए। एवं आप यहाँ के लोकाचार से पूर्ण दिनांक 31 दिसंबर 2022 दिन शनिवार के शुभ अवसर पर हम आपको मिर्जापुर जिले का हिंदी नवगीत रत्न स्वीकार करते हैं। एक बार चाहूंगी जोरदार तालियां हो जाए। जितने भी
चढ़ा कर इसलिए पंकज जी आए ज़्यादा आना चाहिए ना। आइए मैडम, कहाँ पे? अरे भाई आइए। पटना, दिल्ली, गाजियाबाद सब। अरे आप आइए इधर, मैडम आ जाइए। मुझे भी लगे कि आपकी ममता मिली। ठीक है सर। हो इससे पूर्व सब देखिएगा। अभी से हमारा अनुरोध है, कृपया उधर भी हमारी दो कवित्रियां रोशनी त्रिपाठी गुरु जी को कृपया आगे आ जाए, आगे आ जाए, आराम से बैठें और हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन यदि कविता आपको न पसंद आएगी तो हम उनको तुरंत कहेंगे, तुरंत बैठ जाए। श्वेता त्रिपाठी रोशनी जी का स्वागत करती हुई ऋतु जी, और अब मैं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री गणेश विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राकेश कुमार जी में भी कुछ भी बोल सकते हैं। वो सब रखे रहेंगे, सब इकट्ठा देख लिया जाए। देखिए देर से ऊर्जा लगी है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा समय न लेते। हाँ यहाँ माइक यहाँ पे ज्यादा समय नहीं लूंगा।